अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे रिस्क कवर किए थे जो हमें इंटरनेशनल ट्रेड में फ़ेस होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम मज़ीद रिस्क को देखेंगे। इतने सारे रिस्क करवाने की वजह ये है कि ये आपके पेपर में टाइम टू टाइम आते हैं, या तो वो नाम लेके आपको बता देंगे, जैसे आपका फ्रॉड रिस्क क्या होता है, फ्रॉड रिस्क के बारे में आप बताएं, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, या आपसे कह दिया जाएगा कि ऐसे 5 रिस्क बताएं जो इंपोर्टर फेस करता है या एक्सपोर्टर फेस करता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है इकोनॉमिक रिस्क। क्या होता है? फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू चेंजेस इन कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन विच में रिजल्ट इन रिड्यूस डिमांड और इनएबिलिटी टू पे। अब ये किसी वजह से भी इकोनॉमिक कंडीशन आपकी ख़राब हो सकती है, चाहे आपका हो सकता है आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ठीक है, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाए, या आपकी गवर्नमेंट फ़ौरन आपकी बदल जाए, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ये इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मिटिगेट कैसे कर सकते हो? आप हमेशा उसी कंट्रीज़ के साथ डीलिंग करोगे जिनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, जिनकी हिस्ट्री अच्छी रही है। और ये अफेक्ट किसको करता है? ये आपके दोनों इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को अफेक्ट करेगा। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो ये बंदा था, इसने बैंक से जो है वो आपकी लोन ली और उसको इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 10% पे मिल रहा था, ठीक है, या इजी कर देते हैं 2% पे मिल रहा था। अब क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फॉर एग्जांपल 2% से आपका 12% पे चला गया। अब क्या है, इसको इंटरेस्ट रेट की पेमेंट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालेगा। सिमिलरली आपके जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो फाइनेंसिंग आपकी जो है वो लोन के थ्रू ही करते हैं, और ये लोन जो है वो बैंकों से ही लेते हैं। तो अब थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ना, तो उस पर लोन्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें जो है वो आप हेजिंग कर सकते हो, या आप अपने इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर सकते हो। इसके मुख्तलिफ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स और मुख्तलिफ आपके तरीके होते हैं। तो आपका यहाँ पे अगर इनकेस आपका इंटरेस्ट रेट 12% हो भी गया, बढ़ भी गया, तो आपको यहाँ पे पेमेंट कितनी 2% के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। और ये अफेक्ट किसको करता है? बोथ को आपका करता है। मोस्टली तो आपके ये इंपोर्टर्स को आपके अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपको एक्सपोर्टर्स को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अक्सर फाइनेंसिंग वगैरह अपने काम वगैरह के लिए ली हुई होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ट्रांजिट रिस्क। ट्रांजिट का मतलब नाम से पता चल रहा है कि जब आपकी शिपमेंट जा रही हो, तो वो शिपमेंट जो मुख्तलिफ जगहों से गुजर रही हो सकता है वो डैमेज भी हो सकती है, वो लॉस भी हो सकता है, कोई इससे चोरी भी कर सकता है। तो इससे आप अफेक्ट कैसे करोगे, इससे आप बचोगे कैसे? इससे आप ये बचोगे कि सबसे पहले आप इंश्योरेंस की कवरेज करोगे। जो शिपमेंट वगैरह जो कर रहे होगे रिलायबल जो होंगे उनसे आप करोगे। अगर सेंसिटिव आइटम है तो आप उसकी जो पैकिंग है वो भी आप प्रॉपरली करेंगे ताकि वो डैमेज ना हो। ये आपका ज़्यादातर अफेक्ट करता है एक्सपोर्टर पे, ठीक है, क्योंकि वो अपने जो गुड्स है वो लूज़ कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपके इंपोर्टर पे भी अफेक्ट कर सकता है कि उसका भी जो है वो आपका टाइम ज़ाया हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शिपमेंट जो थी वो 2 महीने की थी और 1 महीने के बाद ये प्रोडक्ट आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो उसका भी टाइम ज़ाया हुआ, लेकिन मोस्टली ये अफेक्ट करता है आपके एक्सपोर्टर पे। आगे चलते हैं। बैंक रिस्क। बैंक आपकी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब आप ट्रेड फाइनेंसिंग करेंगे तो आपका बैंक उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन बैंक जो इन्वॉल्व हो सकता है वो लापरवाही करे, आपके जो भी आपके इंपोर्टर वगैरह हो उसको आपका रिकॉग्नाइज करने में वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस आपकी ना करे, ठीक है, तो कुछ भी आपका हो सकता है। तो इसमें आपका क्या होता है कि आप जो है वो अपने हमेशा वो बैंक आप चूज़ करेंगे जो आपकी बेस्ट बैंक्स हैं एज़ पर द ट्रेडिंग के लिए बेस्ट बैंक्स जो कही जाती हैं आपकी मुल्क की, जो रिलायबल होती हैं, ठीक है। और आप यूज़ करोगे कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। बेसिकली ये लेटर ऑफ क्रेडिट की एक ये समझेंगे टाइप है। और ये अफेक्ट किसको करेगी? ये अफेक्ट आपका दोनों को करेगी, क्योंकि आपकी दोनों पार्टीज जो हैं वो बीच में बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगी। ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है ये तो दो पार्टीज़ हैं, लेकिन बीच में आपकी बहुत सारी बैंक्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो एक भी बैंक का अगर कोई मसला आ जाए तो बहुत सारी बैंकों पे भी अफेक्ट आ सकता है, और अब फाइनली आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर पे भी अफेक्ट आएगा। आगे चलते हैं। फ्रॉड रिस्क क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि एक पार्टी आपका फ्रॉड करे, ठीक है। अब ये फ्रॉड किसी तरह भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो सामान सही से ना भिजवाए, ठीक है, सामान में ओवर इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग करे, कुछ भी हो सकता है, या जो आपका इंपोर्टर है वो पेमेंट्स में कोई मसला कर दे, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप वही करोगे, एक तो आप पेमेंट्स जो है वो आप सिक्योर मेथड से करोगे, स्पेशली आप जो है वो यूज़ करोगे लेटर ऑफ क्रेडिट, बाकी मोड्स से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे, ठीक है। मोस्टली आप लेटर ऑफ क्रेडिट को आप प्रेफर करेंगे क्योंकि ये सेफ होता है, और आप अपनी जो पार्टी है काउंटर पार्टी की उसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करेंगे। अगर उसका हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखेंगे कि अगर वो पहले भी ट्रेड करता रहा है तो उसकी हिस्ट्री
क्या रही है। और किस पे ये अफेक्ट करता है, ये दोनों पे आपका अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपका इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर के साथ फ्रॉड कर सकता है और आपका एक्सपोर्टर आपके इंपोर्टर के साथ अफेक्ट कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कमर्शियल रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड की चेंजेस आ गई, कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई कंपटीशन बढ़ गया, कुछ भी आपका हो सकता है। तो इसके लिए आप किस तरीके से बचोगे, इसके लिए आप बचोगे, आप जो है वो अपनी रिसर्च हमेशा प्रॉपर करेंगे। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरी कंट्री में आपकी क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, और हमेशा आपके पास कंटीजेंसी प्लान लाजमी होना चाहिए कि अगर कोई भी जैसे कंपटीशन बढ़ गया, कुछ हो गया, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं। ये भी आपके दोनों को अफेक्ट करेगा। आगे चलते हैं। आखिरी रिस्क हमारे पास है डिले रिस्क। नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी शिपमेंट जो है वो डिले हो जाए। टाइम इंपोर्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंपोर्टर को जो है वो आपकी जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि उसने आगे जो है वो चीज़ें बना के आगे सेल करनी होती है। तो ये इंपोर्टर के लिए टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपकी डिले रिस्क जो है ना, ये इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने जो शिपमेंट है वो 1 महीना डिले कर दी, 2 महीना डिले कर दी, तो ये मसला होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमेशा आप जब भी ट्रेडिंग करो तो आपके पास एम्पल टाइम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मिनिमम टाइम 1 महीना आपका लगेगा चीज़ पहुंचने में, तो आप 15 दिन का फॉर एग्जांपल आप ग्रेस पीरियड या बफर रखेंगे। ठीक है, ताकि इन केस अगर 1-2 हफ्ते लेट भी हो जाए तो आपको मसला नहीं हो। प्लस ये होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेंगे कि अगर मुझे लेट हुआ तो मैं इसकी पेमेंट फॉर एग्जांपल कम करूँगा, ये आप पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये अफेक्ट करेगा दोनों को, क्योंकि डिले आपकी पेमेंट में भी आपकी हो सकती है और डिले जो है वो आपकी शिपमेंट में भी हो सकती है, तो ये दोनों पे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।